मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि धान में हम जो माइक्रोराइजा जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं और उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उसके प्रयोग में क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो पहले हम ये समझेंगे माइक्रोराइजा क्या है, कैसे काम करती है और धान को क्या इससे फायदे होते हैं। देखिए, माइकोराइजा एक कवक है, एक फंजाई है जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक रूप से रहती है, जंगलों में रहती है, पेड़ों में रहती है, पौधों में रहती है, जड़ों में रहती है। तो इसकी ये जो खास बात है माइकोराइजा की, ये जड़ों में रह के अपना काम करती है। तो ये एक फंगस है, कवक जिसे हम हिंदी में कहते हैं फंगस है, और ये जड़ों में रहती है। माइको मतलब फंगस और राइजा मतलब रूट से रिलेटेड। तो वो फंगस जो रूट में रहे वो माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा इसी वही फंगस होती हैं जो रूट में रहती हैं, जड़ में रहती हैं। अब इसको मैं समझना होगा जड़ में रह के करती क्या है। मान लीजिए ये जड़ है, तो ये जो फंगस है इसके चारों तरफ रहेगी, चारों तरफ इसे अपना कवक तंतु जो होता है या अपना जो माइसीलियम है उसको चारों तरफ फैल। तो इससे क्या होता है, जड़ों का वॉल्यूम और साइज बढ़ जाता है। तो अब क्या, अपना जो पोषण लेती है, जो कार्बन लेती है पौधों की जड़ों से लेती है, और उसके बदले में इसको क्या देती है, क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़ गया है, ये फंगस है, यहां से जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के वो लेती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके देती है, और पानी इनको ग्रहण करती है, लेती है, एब्जॉर्ब करती है फंगस, और पौधे की जड़ को देती है, और जड़ इसके बदले में क्या देता है, भोजन इसको देता है। तो एक तरह का ये सिम्बायसिस है। तो ये सिम्बायसिस जो वही सिम्बायसिस उसी तरह से होता है जो राइजोबियम का दलहनी फसलों से होता है, जीवाणु का, वही कवक का फसलों से होता है। राइजोबियम में तो दलहनी फसल होती है, विशेष रहता है कि दलहनी फसल में ही रहेगा, अनाज वाली फसलों में नहीं रहेगा। लेकिन माइक्रोराइजा किसी भी फसल में हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अनाज वाली फसल हो, तिलहनी फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, चाहे हमारे बाग हो, कोई भी आम अमरूद कुछ भी हो, उसमें ये रहेगी। तो ये धान में भी रहती है। अगर हम इसको बाहर से दे दें तो जड़ें बड़ी हो जाएंगी, जड़ों की बढ़वार होगी। तो पहला तो ये माइक्रोराइजा एक फंगस है जो नेचुरल होता है, और इसके जैव उर्वरक आते हैं, इसको हम प्रयोग करेंगे तो जड़ों की बढ़वार होगी। तो ये सबसे जो फायदा सबसे पहले निकल के आता है, जड़ों की बढ़वार। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, और खास तौर से ऐसी फसलें जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, धान जिसमें हम नर्सरी से उखाड़ करके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, जड़ों की बढ़वार होना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी जड़ें पकड़ लेंगी मिट्टी को, उतनी जल्दी पौधा बढ़ेगा। तो जड़ों की अच्छी बढ़वार हो, मजबूत जड़ें हो जाएं, मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लें, जो हमने खाद पानी दिया है उसको अच्छी तरह से ले लें, उसके लिए जड़ का मजबूत होना जरूरी है, और उसको एक काम करता है माइक्रोराइजा कवक। तो ये जड़ में रह के अपना काम करता है। तो जब धान में हम इसको प्रयोग करते हैं तो जड़ों की क्या होगी, बढ़वार बहुत अच्छी होगी। अभी इसको बताऊंगा कैसे इसको प्रयोग करते हैं। तो हमने जब पाई के समय इसकी जो सीडलिंग है, नर्सरी है, उसको हमने कवक से उपचारित करते हैं, वैम जैव उर्वरक से। फिर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं, रोपाई करते हैं, तो जड़ें बहुत जल्दी काम करेंगी। तो जब जड़ों की बढ़वार होगी, तो जड़ों की बढ़वार होने से जो सबसे पहला फायदा ये मिलता है कि पोषक तत्वों को ये लेती है, ग्रहण करती है मिट्टी के अंदर जो भी होंगे। अब जैसे कि फास्फोरस है, खास तौर से ऐसे पोषक तत्वों को लेती है जो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पाते। नाइट्रोजन है, वो तो पानी के साथ चलता है, सल्फर सल्फेट है, वो भी पानी के साथ चलता है। बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी के साथ बंध जाते हैं, वो पानी के साथ चल नहीं पाते। तो ऐसी पे क्या होगा कि इसकी जो ये कवक है बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, और मान लीजिए कोई पोषक तत्व यहाँ पे है तो बढ़ते हुए इसको अपने अंदर ले लेगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक जड़ को पहुंचा देगी। मान लीजिए कोई पोषक तत्व यहाँ पड़ा है, जड़ यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये माइक्रोराइजा बढ़ती हुई जाएगी और इसको अपने अंदर लेकर के यहाँ तक इसको पहुंचा देगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है, खास तौर से फास्फोरस और जिंक, क्योंकि ये दोनों तत्व फिक्स हो जाते हैं, आपस में इंसॉल्युबल हो जाते हैं, इन दोनों को ग्रहण कर लेती है। सल्फर को भी लेगी जो फिक्स होता आता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे जितने पोषक तत्व हैं सभी को ये लेती है। खास तौर से इसका सबसे अच्छा प्रभाव फास्फोरस और जिंक पे आता है, जो मिट्टी में पड़े हुए फिक्स रहते हैं। तो एक बहुत फायदे का ये है कि इसमें फास्फोरस और जिंक को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। दूसरा जो इसका हमें फायदा नजर आता है वो है पानी का अवशोषण। देखिए, धान में चूंकि पानी भरा रहता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन जहां पूरा पानी की देने व्यवस्था नहीं है, या खेत सूख रहे हैं, बारिश समय से नहीं हो रही है, तो जड़ें कमजोर पड़ जाती है, पौधा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ऐसे समय में
ये फंगस नीचे तक जाती है और पानी का अवशोषण करती है। तो एक तरह के सूखे के प्रति सहन क्षमता इसके अंदर आती है। तो सूखा सहने की ताकत धान के अंदर आती है, तो उस कारण से हमारे पौधे हरे बने रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है कि अगर मान लीजिए बारिश देर से हो गई, समय से नहीं हो पा रही है, या पानी हम समय से नहीं दे पा रहे हैं और खेत में पानी कम हो रहा है, तो ये पानी की मात्रा को बना के रखती है, नीचे से पानी को खींच कर रखती है। तो जड़ों की जो बढ़वार होती है, तो इसके हमें दो बहुत अच्छे फायदे नजर आ रहे हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर रही है, पानी को बना के रख रही है, तो ड्रॉट रेसिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो ड्रॉट रेसिस्टेंस पौधों के अंदर आता है। तीसरा फायदा ये रहता है कि ये देखिए कि ये कवक जड़ के चारों तरफ है, ये अंदर जड़ है, इसके चारों तरफ कवक है, तो एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। तो जो मिट्टी से जो बीमारी आती, कोई दूसरा कोई जीवाणु इसके अंदर जाता है या कोई इसके अंदर कवक जाती, उसका रोकने का काम करती है। तो बीमारी भी क्या होती है, इससे कम होती है। तो बीमारी कम लगेगी, पौधा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि चारों तरफ प्रोटेक्शन कवर ये देती है, जड़ के चारों तरफ रहती है, तो एक प्रोटेक्शन कवर रहता है, फिजिकल बैरियर रहता है। तो कोई बैक्टीरिया है या कोई दूसरा फंगस है या पैथोजन है जो जड़ में एंट्री करना चाहता है, वो एंट्री नहीं कर पाएगा, जड़ के अंदर नहीं घुस पाएगा, बहुत ही कम जा पाएगा, क्योंकि चारों तरफ उसने कवर को, उसको जड़ को चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो बीमारी भी कम आती है, बीमारी लगने की संभावना कम रहती है। अब देखिए, पोषक तत्व पूरा ग्रहण कर रही है, पानी पूरा ग्रहण कर रही है, तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल, हरा रंग बना रहता है। तो क्लोरोफिल जिसे हम पर्ण हरित कहते हैं, वो प्रॉपर इसके अंदर रहता है। धान के पौधे हरे बने रहते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। तो ड्राई मैटर बनता है, धान का पौधा अपना भोजन बनाता रहता है, तो पौधे हरे रहेंगे, पत्तियां हरी रहेंगी, अच्छी रहेंगी उनको, क्योंकि जड़ों से पूरा पोषक तत्व पानी मिल रहा है, बीमारी कम लग रही है या नहीं लग रही है, तो पत्तियां एक्टिव रहती हैं, तो क्लोरोफिल अच्छा बनता है, ज्यादा बनता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो ड्राई मैटर ज्यादा बनेगा। जब ड्राई मैटर ज्यादा बनता है, तो इसमें फिर कल्ले भी क्या निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं। तो ऐसी धान की फसल जिसमें माइकोराइजा होती है, हरी बनी रहती है, और उसके कल्ले भी ज्यादा निकलते हैं, उसका फुटाव ज्यादा होता है। और जब कल्ले अच्छे निकलते हैं, फुटाव ज्यादा रहता है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो उसमें बालियां भी बहुत अच्छी बनती हैं, और बालियों के अंदर दाना भी पूरा सेट होता है, क्योंकि पूरी सेटिंग होती है, पूरा हर दाना भरा रहेगा, क्योंकि उसको पूरा पोषक तत्व मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है वैम का, कि धान की फसल में पूरा पोषक तत्व मिलता है, हरी बनी रहती है, ज्यादा फुटाव होता है, कल्ले होते हैं, बालियां पर निकलती हैं, पूरी निकलती हैं, और उनके अंदर दाना पूरा बनता है, तो उससे उपज भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो इसलिए हमको धान की फसल में वैम का प्रयोग करना चाहिए। अब इसको करें कैसे, तो देखिए, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि कैसे करना है। देखिए, सही तरीका तो यह है कि जब हम धान की नर्सरी उखाड़ करके रोपाई करने जा रहे हैं, तब हमको इससे उपचारित कर लेना चाहिए। तो 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम 2 किलो वैम माइकोराइजा, इसे वैम भी कहते हैं, वैम वेसिकुलर माइकोराइजा वैम भी के नाम से भी ये फेमस है। तो 100 लीटर पानी में 2 किलो वैम मतलब माइकोराइजा जैव को घोल दीजिए, और जो हमने नर्सरी निकाली है, इसको 10, 15, 20 मिनट उसको डुबो कर रखिए जड़ों को, ताकि जड़ें में वो आ जाए। इसको जड़ों में रहना चाहिए, जड़ों में रहेगी तभी ये काम करेगी। अगर केवल मिट्टी में रहेगी, जड़ में नहीं रहेगी, तो ये काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए जड़ होना बहुत जरूरी है, ये जड़ में रह के ही काम करती है। तो 2 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में 2 किलो इसको घोल दीजिए। 15-20 मिनट रोपाई से पहले उसको हम रख दें, उनकी जड़ें रहें, डुबो के रखें, और उसके बाद हम खेत में जाकर रोपाई कर दें। तो ये तरीका सही है। लेकिन मान लीजिए आपने रोपाई कर दी और आपको जानकारी नहीं थी, या उर्वरक उसमें उपलब्ध नहीं था, बाद में उपलब्ध हुआ, तो फिर हम रोपाई करने के बाद भी डाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में 3 से 4 किलो की जरूरत होगी। गोबर की खाद में इसको मिला लीजिए और रोपाई करने के बाद खेत में डाल दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि रोपाई करने के बाद खड़े खेत में डाल रहे हैं, गोबर में मिला के 3 से 4 किलो मात्रा चाहिए 1 एकड़ के लिए, तो इसको डालने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि 1 हफ्ते तक, 7 से 10 दिन तक, 7-8 दिन तक कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालें, कोई डीएपी नहीं डालें, एमओपी नहीं डालें, यूरिया नहीं डालें, जिंक सल्फेट नहीं डालें। मतलब इसको डालने के बाद 1 हफ्ते तक, कम से कम 1 हफ्ते तक, कोशिश तो करनी चाहिए 10 दिन तक, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालें, ना ही कोई हर्बिसाइड, घास मारने वाली दवा डालें, ना ही कोई फफूंदी नाशक दवा डालें। मतलब इसको डालने के 7 से 10 दिन तक कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल, कोई फंजीसाइड, कोई हर्बिसाइड नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इस पर बुरा असर पड़ता है, अपना काम नहीं कर पाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वैम आप खड़ी फसल में डाल रहे हैं, तो 7 से 10 दिन तक कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर आपको नहीं डालना है।
तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे, वैम का प्रयोग करेंगे, जैव उर्वरक को डालेंगे, जड़ें बहुत अच्छी होंगी। और जब फसल की जड़ अच्छी होती है तो फसल की उपज भी अच्छी मिलती है। तो आप धान में इसका प्रयोग करें और अच्छा उत्पादन लें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।